मेडिकल कॉलेज में रैगिंग, आज बात इसी पर करेंगे। नमस्ते, मेरा नाम अमनदीप है और आप हमारा ये खास प्रोग्राम देख रहे हैं। छत्तीसगढ़ के मेडिकल कॉलेज में लगातार रैगिंग की घटनाएं सामने आ रही हैं। रायपुर स्थित पंडित जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज में रैगिंग का जख्म अभी भरा भी नहीं था कि अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान यानी एम्स के कुछ छात्रों ने अपने सीनियर पर रैगिंग का आरोप लगा दिया है। संभवतः पीड़ित छात्र इतना भयभीत था कि उसने ये जानकारी सुप्रीम कोर्ट के एक अधिवक्ता को ईमेल के माध्यम से दी। हालांकि कांग्रेस चिकित्सा प्रकोष्ठ के अध्यक्ष और सीनियर डॉक्टर राकेश गुप्ता ने दावा किया है कि पीड़ित छात्रों ने एम्स में रैगिंग की शिकायत की है और शिकायत में कुछ आरोपी छात्रों के नाम भी बताए हैं। उधर एम्स प्रबंधन ने रैगिंग की घटनाओं से साफ इनकार कर दिया है कि कहीं किसी प्रकार की सख्ती और कायदे कानूनों के बावजूद कॉलेजों में रैगिंग के मामले थमने का नाम नहीं ले रहे। सभी कॉलेजों में एंटी रैगिंग सेल का गठन किया जाता है ताकि रैगिंग पर लगाम लगाई जा सके और कोई रैगिंग का दुस्साहस करे तो शिकायत मिलते ही आरोपी पर त्वरित कार्रवाई की जा सके। इसके बावजूद कई बार मौके का फायदा उठाकर सीनियर स्टूडेंट्स जूनियर के साथ रैगिंग करते हैं। एम्स के पीड़ितों ने तो आरोप लगाया है कि उनके साथ रैगिंग सुरक्षा कर्मियों की मौजूदगी में हुई है। सवाल ये है कि इतने सिक्योरिटी कैमरों और सुरक्षा कर्मियों की तैनाती के बाद भी मेडिकल कॉलेज में इस प्रकार की घटनाएं कैसे हो रही हैं। आइए इस पर चर्चा शुरू करते हैं। इससे पहले विशेषज्ञ क्या कह रहे हैं, ये सुनाते हैं आपको। हमें एम्स रायपुर के किसी स्टूडेंट से एक एनोनिमस ईमेल मिली थी, जिस ईमेल के हिसाब से उनके साथ में रैगिंग हुई है। और रैगिंग की घटना में उन्होंने बोला कि सीनियर स्टूडेंट्स ने उनको एक जगह असेंबल कराया और वहाँ ऐसी कंडीशंस थी कि रूम बंद कर दिया गया। उसके अंदर बच्चों का सांस लेना भी मुश्किल हो रहा था। कुछ लड़कियाँ वहाँ पे फेंट भी हुई, अनकॉन्शियस गिरी। और उसके बाद में बच्चों को बाहर बास्केटबॉल ग्राउंड में भी बुलाया गया। बहुत ठंड में उनको सिंपल टी शर्ट्स के अंदर खड़ा करा गया। उनके साथ कुछ रैगिंग के इंसिडेंट्स हुए हैं, जिसके हिसाब से ये पाया जाता है कि भारतीय न्याय संहिता के भी कुछ सेक्शंस अट्रैक्ट होंगे, जैसे कि आउटरीचिंग मॉडेस्टी ऑफ अ वुमेन। ये बोला गया है कि इन लड़कियों के सामने भी कुछ अब्यूजेस करी गई। सीनियर्स ने जूनियर्स को अब्यूज करा लड़कियों के सामने, तो वो इन अ वे लड़कियों का मॉडेस्टी आउटरीच करता है। तो उसके लिए बीएनएस की धारा 79 के तहत केस दर्ज किया जा सकता है। दूसरा, उन बच्चों को जो कमरे के अंदर रोक के रखा गया, उनको वहां से बाहर नहीं निकलने दिया गया, उसको रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट और रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट में लाया जा सकता है। 126 और 127 जो है हमारी नए कानून अधिनियम जो भारतीय न्याय संहिता है, उसके हिसाब से ये ऑफेंस भी उनके अगेंस्ट बनता है। नवंबर द्वितीय सप्ताह में एम्स रायपुर में फिर से रैगिंग का एक मामला आया है। इसमें छात्रों ने शिकायत की है कि उन्हें एक यूनियन रूम में देर रात खड़े रखा गया, लड़कियां बेहोश होकर गिरने लगी और ये सब गार्ड की उपस्थिति में उनके सीनियर्स ने किया। शिकायत में जूनियर छात्रों ने कुछ छात्रों के नाम भी बताए हैं और कहा है कि उनको भारी मानसिक प्रताड़ना दी गई और किसी को बताने पर और सजा का सामना करना पड़ेगा, ऐसी धमकी भी दी गई। एम्स रायपुर और रायपुर मेडिकल कॉलेज में रैगिंग के पहले भी मामले आ चुके हैं, उनमें सजा भी दी गई है, लेकिन रैगिंग थमने का नाम नहीं ले रही है। बेहतर होगा कि सभी कॉलेज के प्रांगणों में बेहतर निगरानी हो। रैगिंग समितियां जो इसको रोकने के लिए बनी हैं वो ज़्यादा निगरानी करें और पालकों के माध्यम से छात्रों को कड़ी चेतावनी जारी करें। और चलिए इस पर चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। हमारे साथ खास मेहमानों का पैनल भी जुड़ गया है। परिचय आपका करा देता हूं। हमारे साथ जवाहर सूरी शेट्टी सर जुड़े हुए हैं, शिक्षाविद हैं। सर बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ आशीष कुमार श्रीवास्तव सर जुड़े हुए हैं, रविशंकर विश्वविद्यालय के कुल अनुशासक हैं। और हमारे सहयोगी नितिन मिश्रा ग्राउंड जीरो से हमारे बीच मौजूद हैं, छात्रों के साथ मौजूद हैं। नितिन, सबसे पहले आपके पास आऊंगा। ये घटना बहुत बड़ी घटना है। रायपुर में ऐसी घटना और एम्स जैसे विश्वसनीय संस्था में इस तरह की घटना होती है, रैगिंग होती है। आपके पास वहां पर छात्र होंगे, उनसे बात करिए और इस पर प्रकाश डालने का प्रयास करिए। नितिन।
बिल्कुल, देखिए अमनदीप, जिस प्रकार से रैगिंग की घटना हुई है एम्स में, और इसके पहले मेकाहारा जो मेडिकल कॉलेज है वहां पर भी इसी प्रकार की घटना देखने को मिली थी। जब किसी छात्र के साथ रैगिंग होती है तो वो छात्र अंदर से टूट जाता है और डिमोटिवेट हो जाता है अपनी पढ़ाई को लेकर, और पढ़ाई के साथ साथ वो कई बार और बड़े कदम उठा लेता है। हमारे साथ छात्राएं जुड़ी हुई हैं, वो भी अपना कॉलेज कर रही हैं, उनके मन में क्या गुजरती है, रैगिंग को लेकर उनके क्या विचार हैं, अपन जानने की कोशिश करते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रुचि केवट है। और रैगिंग को लेकर आपका क्या सोचना है? जब रैगिंग शब्द आप पहली बार सुनती हैं तो क्या मन में आता है? रैगिंग सीधी बात तो एक अपराध ही है। रैगिंग तो देखा जाए तो इस अपराधी ही है, उसके ऊपर और कोई डिस्क्रिप्शन नहीं है या फिर कोई डेफिनेशन हम नहीं दे सकते। रैगिंग सीधा एक अपराध ही है। अगर आप किसी से मजाक मस्ती कर रहे हो सीनियर जूनियर में, तो वो ऐसा ना होना चाहिए कि वो मेंटली डिस्टर्ब हो और वो अपने पढ़ाई को लेकर या फिर अपने सीनियर्स के ऊपर अपने ओपिनियन देना स्टार्ट करे। इसलिए तो सीधा अगर आप रैगिंग ले रहे हो तो वो सीधा अपराध ही कहलाएगा। अगर आप मजाक मस्ती कर रहे हो तो ऐसा ना होना चाहिए कि वो मेंटली डिस्टर्ब हो जाए। आपके कॉलेज में कभी आप लोग के साथ ऐसी घटना हुई? कभी नहीं, ऐसा हमारे साथ तो अभी कभी नहीं हुआ। और हम भी अपने टाइम पे सीनियर रह चुके हैं, तो हमने तो अभी मजाक मस्ती हर कोई करता है, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए कि मतलब उसके मेंटल प्रेशर पड़े या फिर वो जो करने आया है वो भूलकर अपने दूसरे बातों पर ज्यादा हाँ। आपका क्या नाम है? मेरा नाम तारनी वर्मा है। अच्छा, आप के मन में जब रैगिंग शब्द आप सुनती हैं, कॉलेज में छात्रा हैं अभी आप, तो आपके मन में क्या आता है रैगिंग को लेकर? एक पहली बात तो ये है कि रैगिंग एक अपराध है। मेरे ख्याल से तो होना नहीं चाहिए रैगिंग। कई लोग इसको एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं और इसके चलते कई लोग एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं, तो कई लोग बिल्कुल नितिन, बिल्कुल आत्महत्या वाला बिल्कुल रैगिंग एक अपराध है नितिन। और ये जो छात्र हैं, छात्राएं हैं, ये सही कह रही हैं और ये राजधानी रायपुर में हुआ है। इस पर चर्चा को और बढ़ाते हैं। जवाहर सूरी सर, मैं आपके पास आना चाहूंगा। सर, रैगिंग, कई लोगों को गुमान होता है सर सीनियर्स होने का, जूनियर्स के ऊपर रौब झाड़ने का वो गुमान करते हैं सर। चंद मिनटों की खुशियों के लिए कई लोगों की जिंदगियां भी चली जाती है। मैं एक एनसीआरबी की रिपोर्ट पढ़ रहा था सर, कई लोग रैगिंग से प्रताड़ित होकर आत्महत्या भी कर चुके हैं। इस पर सर आपका दृष्टिकोण जानना चाहूंगा। देखिए, ये कारण सही है कि रैगिंग, कई लोग सोचते हैं ये हमारा हक है, हम सीनियर बन गए। कई लोग ये भी सोचते हैं कि हम जिस चीज से गुजरे हैं वो हमें करना चाहिए हमारे जूनियर्स के साथ। ये एक मानसिकता है। तीसरी मानसिकता एक और है कि जैसे 3 बच्चे रैगिंग कर रहे हैं और चौथा नहीं करना चाहता, तो भी उसको जबरदस्ती शामिल किया जाता है पीयर प्रेशर में। हाँ, तो ये भी एक मानसिकता है कि मेरी इच्छा नहीं है तो भी जबरदस्ती अपने दोस्तों को दिखाने के लिए कि मैं भी शामिल हूँ, वो हो जाता है। तो इस तरह की चीजें होती हैं और कई बार जबरदस्ती भी होती है। बिल्कुल सर। आशीष सर, आपके पास आना चाहूंगा। कुल अनुशासक हैं आप, रविशंकर विश्वविद्यालय प्रदेश का सबसे बड़ा विश्वविद्यालय है और विश्वविद्यालय में आप कुल अनुशासक हैं। आपसे मेरा ये सवाल है कि तमाम दावे यहाँ पर किए जाते हैं सरकार के द्वारा, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन इतने सख्त कानून बनाती है, रैगिंग को लेकर इतने सख्त कानून बनते हैं, उसके बाद भी सर ऐसी घटनाएं। देखिए, ये एक मानसिकता है लोगों की कि हमें इस तरीके से करना है। जैसे शेट्टी जी ने कहा अभी कि जो कुछ लोगों में विचारधारा होती है कि हमारे साथ जो हुआ है, लेकिन रैगिंग का प्रावधान तो बहुत पुराना हो गया है रैगिंग रोकथाम के लिए। और मैं समझता हूँ सभी संस्थाओं में, शैक्षणिक संस्थाओं में रैगिंग को रोकने के लिए नियम कानून जो बनाए गए हैं यूजीसी के द्वारा, वो सभी लागू होते हैं। बस समस्या ये आती है कि कहाँ पर कितने इफेक्टिवली इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है। अगर रैगिंग के स्क्वाड बनाते हैं, एंटी रैगिंग स्क्वाड बने हुए हैं, एंटी रैगिंग कमेटियाँ बनी हुई हैं, अगर ये सख्ती से काम करती है, जब जैसे ही नया छात्र आते हैं विश्वविद्यालय में या मेडिकल कॉलेज में, किसी कॉलेज में जाते हैं, तो उनको पहले बता दिया जाता है कि ये कैंपस जो है किस तरीके का है, वातावरण है। उस वातावरण को बनाने के लिए वहाँ के जो शिक्षकगण या प्रशासन लगे हुए हैं, उनका ये दायित्व बनता है कि ये छात्रों को बताएं अगर इस तरीके की एक्टिविटी होती हैं जो कि लोगों को मानसिक शारीरिक प्रताड़ना देती हैं और वो रैगिंग की कैटेगरी में आती हैं, तो इसकी इमीडिएटली इन्फॉर्मेशन एंटी रैगिंग सेल को, एंटी रैगिंग स्क्वाड को देनी चाहिए और उन लोगों के ऊपर सख्त से कदम उठाना चाहिए। और एक और बात मैं कहना चाहता हूँ, जब कभी भी एडमिशन लिया जाता है, चाहे जूनियर छात्र हो चाहे नया पुराना सीनियर छात्र हो जाता है, उसमें एक छात्रों से एफिडेविट भी लिया जाता है कि आप रैगिंग नहीं करेंगे। अगर आप रैगिंग करते हैं तो आपका निष्कासन भी संभव है। इस बात को हमेशा
सीनियर लोगों को बताना चाहिए कि जो जूनियर आए हैं वो आपके छोटे भाई बहन की तरह हैं, उनसे मिलजुल के रहिए, उनको अपना जो विश्वविद्यालय का या वहाँ का जो कल्चर है उससे अवगत कराना है, ना कि रैगिंग लेना है, जिससे किसी को मानसिक प्रताड़ना हो, मानसिक रूप से या शारीरिक रूप से किसी या आर्थिक रूप से भी आप किसी को तंग नहीं कर सकते हैं। ये करना जरूरी है उसके लिए, और इसके लिए बहुत सारे प्रोविज़न बने हैं, और उस प्रोविज़न के अनुसार अगर आप काम करते हैं तो मैं समझता हूँ हर कैंपस रैगिंग फ्री कैंपस होगा। लेकिन इसके लिए सीनियरों की, जो सीनियर लोग होते हैं उनको भी ये शुरू से बताना जरूरी है कि ये आप ना करें, क्योंकि इसमें क्या क्या कानूनी प्रावधान है, इसमें आपकी डिग्री भी निरस्त हो सकती है, आपका करियर ख़राब हो सकता है जब सब बातें बताई जाती हैं। और उनके पेरेंट्स से आप जो है अपना एक एफिडेविट दे लेते हैं कि आपके ऊपर ये कार्रवाई हो जाएगी, तब आपके ऊपर जो है लोग इससे डरते हैं, भय होता है, और रैगिंग का वातावरण धीमे धीमे खत्म हो जाता है। बिल्कुल सर। जवाहर सर, एक बात सामने निकल कर आती है प्रतिष्ठा की। एम्स जैसा संस्थान जो बहुत प्रतिष्ठित संस्थान है, और एम्स से जब ये बात सामने निकल कर आती है कि हमने 2023 बैच के जो छात्र हैं उनसे बातचीत की, उन्होंने किसी का नाम नहीं लिया, और एक और सीनियर डॉक्टर राकेश गुप्ता जी ये कहते हैं कि कुछ लोगों के नाम सामने आए हैं। अब ऐसे में ये कितना गंभीर विषय हो सकता है कि उन छात्रों को या तो धमकी मिली होगी कि आप संस्थान का नाम ना लें, या वो सीनियर जिन्होंने रैगिंग की है उन्होंने उन्हें धमकी दी होगी। इतने डरे संकुचे छात्र अब अपने शिक्षकों के सामने, अपने प्रबंधन के सामने कुछ बोल नहीं पाते, और हाईकोर्ट के वकील तक ये मामला पहुंच जाता है, और ये मामला लगातार तूल पकड़ता है। इस पर सर आपके विचार? तो इसको एक पहलू और देखना जरूरी है, वो ये है कि व्यावसायिक कोर्स जो भी होते हैं, जैसे मेडिसिन, इंजीनियरिंग, इस तरह के, जहाँ पे ज्यादातर बच्चे हॉस्टल में रहते हैं, उधर थोड़ा ज्यादा रैगिंग होने की चांसेस रहते हैं, क्योंकि जो प्रावधान श्रीवास्तव जी ने बताए हैं वो लागू होते हैं वहाँ पे भी। लेकिन रात को रैगिंग के समय जो हॉस्टल में होते हैं बच्चे, वो प्रताड़ित होते हैं, और उस वक्त उतना सक्रियता से लागू नहीं होता है जो प्रावधान। ये एक बात है। दूसरा है 5 साल 4 साल जो साथ में रहना है, ये डर और जूनियर्स को सताता है। और तीसरी बात यह है कि प्रोफेशनल कॉलेजेस में प्रोफेसर भी ये सोचता है कि अगर कोई ऐसा कार्यवाही किया जाए संस्था द्वारा इन बच्चों पे, तो शायद उसके जिंदगी पे फर्क पड़ेगा। बिल्कुल सर, मुझे लगता है सर कि प्रदेश के बहुत सारे ऐसे छात्र होंगे, बहुत सारे ऐसे अभिभावक होंगे जो अभी इस वक्त टीवी देख रहे होंगे। आशीष सर, रैगिंग के बाद के जो प्रावधान है, जो कार्रवाई होती है, उसके बारे में थोड़ा जानना चाहेंगे। क्या कुछ कार्रवाई होती है और इसमें क्या कुछ नुकसान जो रैगिंग करता है उसे उठाना पड़ सकता है, जरा इसके बारे में बताएं। देखिए, रैगिंग के जो प्रावधान बताए गए हैं यूजीसी की गाइडलाइंस में पूरे डिफाइंड है। 2009 की गाइडलाइंस है, उसका गजट भी बनाया हो गया है। उसमें तो सबसे पहले कि किस लेवल का उसने किया है, प्रताड़ित किया है, उसकी इंक्वायरी होती है, उसके लिए जांच कमेटी बनाई जाती है, और जांच कमेटी में सारे साक्ष्य रखने के बाद अगर वो सिद्ध हो जाता है तो उसका ये भी प्रावधान है, उसका निष्कासन भी हो सकता है छात्र का, जिसने इस तरीके से कार्य किया है, और उसकी डिग्री भी जो है सीज की जा सकती है, क्योंकि ये एक अपराध है। अपराधी को शिक्षण की जो मान दिया जाता है, जो शिक्षा दी जाती है, ये उससे उद्देश्य नहीं जाती कि वो अपराधी बने, उसके सभ्य नागरिक बनाने के लिए शिक्षा दी जाती है। और ये सब चीज़ों को दूर करने के लिए बहुत सारे प्रावधान बनाए गए हैं कि जैसे डिग्री को सीज कर लेना है, निष्कासन कर देना है, कैरेक्टर का खराब होना का सर्टिफिकेट होता है। अगर किसी का कैरेक्टर आपने खराब कर दिया, चरित्र खराब कर दिया इस तरीके से, तो उसको आगे भविष्य में किसी तरीके के रोजगार में या किसी तरीके की एम्प्लॉयमेंट में अब जो दिक्कतें आती हैं, इन सब चीज़ों को ये भय बनाया गया है, बना रहता है उसके अंदर। ये इन सब चीज़ों को जब जानकारी उसको होगी तो मैं समझता हूँ जो भी छात्र हैं और वो अपने कैरियर कॉन्शियस अगर हैं तो वो इस तरीके की घटनाओं को नहीं करेंगे। बिल्कुल सर। नितिन हमारे साथ सहयोगी संवाददाता हमारे जुड़े हुए हैं। नितिन, वहां पर और भी छात्र होंगे, उनसे चर्चा करिए कि रैगिंग शब्द जब उनके दिमाग में आता है तो क्या कुछ वो सोचते हैं, क्योंकि ये एंजाइटी और डिप्रेशन का बहुत बड़ा कारण युवाओं में बन चुका है रैगिंग। तो आप उनसे ये बात करिए, और हमारे साथ 2 एक्सपर्ट भी हैं, अगर उनके कोई सवाल हैं तो हम यहाँ तक पहुँचाएंगे। बिल्कुल, देखिए और भी युवा हमारे साथ जुड़े हैं, उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे कि उनका रैगिंग को लेकर क्या रिव्यू है, और रैगिंग को लेकर आखिर वो सोचते क्या हैं। हम दिखाने की कोशिश करते हैं कि वो जो युवा यहाँ पर इकट्ठे हैं उनका क्या सोचना है। क्या नाम है आपका? यादव विजय। कौन से डिपार्टमेंट से? और रैगिंग जब शब्द सुनते हैं आप तो पहली बार मन में आखिर आता क्या है, क्या क्लिक कर जाता है दिमाग में? जैसे कि सर किसी के भी साथ गलत किया जाता है, सर रैगिंग सबसे अपराध होता है सर।
आप लोग के साथ कभी रैगिंग जैसी घटना हुई है? और अगर कुछ रैगिंग को लेकर आपके मन में सवाल हो तो वो भी कर सकते हैं। जैसे सर बिल्कुल पहले बहुत होता था, अभी कम हो गया है। आपका क्या नाम है? संतोष कुमार। अच्छा, रैगिंग को लेकर आप क्या सोचते हैं? क्या आपका वक्तव्य है रैगिंग को लेकर? कुछ सोचते हैं कि रैगिंग होती है तो क्या दिक्कतों का सामना करना पड़ता है? क्या मानसिक प्रताड़ना होती है? मानसिक प्रताड़ना होती है निश्चित रूप से। जैसे किसी कॉलेज में सीनियर्स के द्वारा जूनियर्स को जो ना चाहते हुए भी कार्य कराया जाता है। जैसे आए दिन अभी हमारे रायपुर की बात है, पंडित जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज रायपुर में ही सामूहिक रूप से मुंडन कराया गया था, ऐसा सुनने में आया। और अभी हाल में ही एम्स दिल्ली में भी रैगिंग का बात सुनने में आया। आप लोग के कॉलेज में कभी कुछ ऐसा हुआ क्या घटना जिससे दिक्कत हुई हो आप लोगों को? नहीं, अपने पंडित रविशंकर शुक्ल यूनिवर्सिटी में रैगिंग की कोई शिकायत नहीं है। यहाँ एंटी रैगिंग की टीम अच्छे से कार्य कर रही है। अच्छा, हॉस्टल में रहते हैं क्या आप? नहीं, पीजी में। चलिए ठीक है, बिल्कुल। आपका क्या नाम है? मेरा नाम शुभम कुर्रे है और मैं यूनिवर्सिटी से पीएचडी कर रहा हूँ। आप रैगिंग को लेकर क्या सोचते हैं? आप पीएचडी कर रहे हैं, चूंकि तो आपने यूजी पीजी कंप्लीट कर रखा है, तो आपने बहुत सारी चीजें देखी होंगी। क्या सोचते हैं रैगिंग को लेकर? रैगिंग को नाम सुनते ही सर ये आता है मन में कि एक स्टूडेंट, नए स्टूडेंट जो कॉलेज में एंट्री करता है और वहाँ के पुराने जो सीनियर ग्रुप में मिल के जूनियर को उनके मन चाहे काम को ना कराते हुए जबरदस्ती का काम करवाते हैं, उनको मानसिक रूप से और ज्यादा अगर बढ़ जाए रैगिंग तो शारीरिक रूप से प्रताड़ित करते हैं। इससे क्या है, बच्चे जो दूर दराज से आए रहते हैं उनको पढ़ाई में बहुत दिक्कत होती है और यूनिवर्सिटी में उनके लिए डर का माहौल होता है। बिल्कुल नितिन, छात्रों ने अपनी बातें रखी हैं, छात्रों ने अपनी बातें रख दी हैं। निखिल, अब एक्सपर्ट से चर्चा कर लेते हैं। सर सेट्टी सर से मेरा सवाल है। सर, एंजाइटी डिप्रेशन बहुत बड़ा कारण है सर। किसी बच्चे के साथ जब रैगिंग हो जाती है तो वो एंजाइटी डिप्रेशन का शिकार हो जाता है। ऐसे में उस बच्चे को क्या करना चाहिए? और अगर किसी बच्चे के साथ रैगिंग होती है तो सबसे पहले वो बच्चा क्या करे? सर देखिए, बच्चे चूंकि 12वीं के बाद आ जाते हैं इस तरह के कॉलेजेस में, तो उनके घर की सुरक्षा से निकल के पहली बार आते हैं, तो एंजाइटी डिप्रेशन वैसे ही बना रहता है। मैं बाहर आया हूँ और उसमें अगर इस तरह के कृत्य किए जाएं उसके साथ तो वो ज्यादा होता है। तो पहले तो माँ बाप को थोड़ा सा यानी स्ट्रांग बनाना पड़ेगा, बच्चों को मेंटली उनको स्ट्रांग बनाना पड़ेगा और बच्चों को भी मेंटली स्ट्रांग रहना पड़ेगा। दूसरी बात, अगर कोई गलत बात होती है तो उसकी शिकायत जो अधिकारी हैं उन तक पहुंचाने से डरना नहीं चाहिए, चाहे वो गुप्त रूप से पहुंचाएं या जिस भी रूप से पहुंचाएं, लेकिन पहुंचाना जरूरी है क्योंकि उससे बहुत लोग बच सकते हैं जो बाद में आने वाले हैं। ये दोनों चीजें करना बहुत जरूरी है। बिल्कुल। आशीष सर, सवाल मेरा आपसे, अब रैगिंग तो सर बहुत ज्यादा हो ही रही है, पूरे भारत में रैगिंग देखने को मिलती है। रायपुर में भी अब इसका ताजा मामला देखने को मिला, हालांकि प्रबंधन इस बात से इनकार कर रहा है। सर सवाल मेरा ये है, इसे खत्म किया जाए कैसे? कैसे इसे खत्म कर सकते हैं सर? समाज में कैसे बदलाव लाया जा सकता है सर? इस पर अपने विचार रखें सर। देखिए, प्रत्येक शिक्षण संस्थान जो है, सबसे पहले तो रैगिंग क्या है, किन किन एक्ट को हम रैगिंग की डिफिनेशन में लाते हैं वो डिफाइन करा गया है। उसको ध्यान में रखते हुए बैनर बनाना, पोस्टर बना के दिखाना कि इस तरह के कृत्य करते हैं अगर आप, तो ये अब रैगिंग की परिभाषा में आएगा। चाहे ओरल मौखिक रूप से आप करें, चाहे प्रिंट मीडिया में जाके करें, आपको हॉस्टल्स में है, डिपार्टमेंट्स में है, लाइब्रेरी में है, जहां आपका रेस्टोरेंट है या जलपान गृह है, जहां यहाँ पे संभावना होती है रैगिंग की, या जहां पे आने जाने के लिए आपके बसेस हैं, उन सबके अंदर भी। और सबको बार बार आपको चेताया जाता है कि ये रैगिंग नहीं करना है, रैगिंग अपराध है। तो उससे एक धारणा मन में आती है कि हमको ये काम नहीं करना है, ये गलत काम है। और उसके बाद उसके जो कॉन्सिक्वेंसेस होंगे अगर आप करते हैं, इसके बारे में भी बताया जाता है जब उन लोगों को, छात्रों को, तो वो भी उससे दूर हटते हैं। फिर एक ये स्वस्थ मानसिक वातावरण बनाना पड़ता है कि हमारा कैंपस जो है रैगिंग फ्री है, कैंपस में किसी तरह की कोई रैगिंग नहीं है, ताकि बाई दी वे कोई घटना घट जाए तो जो पीड़ित छात्र है वो अपनी बात को कहने में हिचकिचाएगा नहीं, क्योंकि उसको मालूम है ये रैगिंग फ्री कैंपस है और इसके अंदर इस तरह की घटना हो रही है। तो जो अधिकारी लोग हैं, जहाँ तक कहना चाहिए, बात पहुँचाना चाहिए, वो तुरंत वहाँ तक पहुँचाएगा। ये छात्र को, हर छात्र की मानसिकता पर डिपेंड करता है कि वो किस तरीके से उसको लेता है, किस गंभीरता के साथ लेता है। अगर वो स्ट्रांग है तो खुद भी बात कर सकता है, अपने ग्रुप में बात कर सकता है। और जो हॉस्टल की बात अगर आती है तो हॉस्टल के वार्डन से स्टार्ट होते हैं, यहाँ प्रॉक्टर भी होते हैं, साथ में डिसिप्लिनरी एक्शन के लिए बहुत सारे नियम कानून बनाए गए हैं। इन सब चीज़ों को उसे घबराना नहीं चाहिए, अपनी बात को सर रखने। मेरा एक सवाल और है सर आपसे,
मेरा सवाल ये है सर कि कई बार जब बच्चे के साथ रैगिंग होती है वो इसकी शिकायत करता है, उच्च अधिकारियों से इसकी शिकायत करता है, लेकिन प्रतिष्ठा की बात आ जाती है सर कि संस्थान की बदनामी ना हो, ऐसे में बात दबाने की कोशिश की जाती है सर। पर भी कार्रवाई का प्रावधान है, इसके बारे में भी बता दें सर। जी हाँ, इस पे सबसे पहली बात तो अगर उसको लगता है कि मेरी बात को दबाया जा रहा है तो यूजीसी की एक हेल्पलाइन है, उस हेल्पलाइन पर डायरेक्ट भी स्टूडेंट छात्र जो है कंप्लेंट करता है तो यूजीसी से हेल्पलाइन से सीधे सीधे कार्रवाई करने के लिए निर्देशित हो जाता है। तो इससे वो जो कंसर्न संस्था है वो बच नहीं सकती, उसको वहाँ जब यूजीसी को भी जवाब देना पड़ेगा कि आपके यहाँ से कंप्लेंट आई थी, उस पर क्या कार्रवाई हुई है। तो छात्र अगर डायरेक्ट कहने से उसके ऊपर कार्रवाई नहीं हो रही उसकी शिकायत पर, तो यूजीसी के माध्यम से शिकायत को कर सकता है और उस पर कार्रवाई करना सुनिश्चित करना ये हर शिक्षण संस्थान का दायित्व बनता है और वो उसको निभाता है और निभाना पड़ेगा उसको, क्योंकि ऊपर से डायरेक्शन है उसके लिए। बिल्कुल सर, चलिए बहुत सार्थक चर्चा हुई है और मुझे लगता है कि इतनी सार्थक चर्चा के बीच में जो पेरेंट्स हैं, जो प्रताड़ित छात्र हैं, वो भी इस कार्यक्रम को देख रहे होंगे और उन्हें भी समझ में आया होगा कि उन्हें आखिर में करना क्या है। तो आप सभी हमारे साथ जुड़े, जवाहर सर, डॉक्टर AK श्रीवास्तव सर और हमारे सहयोगी नितिन मिश्रा सर, बहुत धन्यवाद करता हूं सर आपका। तो मामला जो है वो लगातार छत्तीसगढ़ में तूल पकड़ता जा रहा है। एक और एम्स जैसे बड़े संस्थान जहां पर रैगिंग की बात सामने निकल कर आई है, इसकी शिकायत की गई है, लेकिन अब प्रबंधन का कहना है कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। अब देखने वाली बात होगी कि आगे इस मामले में क्या कुछ कार्रवाई होती है। फिलहाल हमारे इस खास प्रोग्राम में इतना ही, मुझे दीजिए आज्ञा, नमस्कार।